अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतल्लिक केस पर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां मुकम्मल करे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से वफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों को मरासला जारी किया गया है कि इलेक्शंस के लिए ताउन किया जाए। एक और बात जो सामने आई वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये है कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन कोई भी डिजिटल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पोल नहीं करवाया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो बड़ी मौसर कार्रवाई होगी। जहां इंतखाबात का जिक्र आता है वहां साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का तस्करा भी हो रहा है कि आया वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, ये तमाम सवालात मौजूद हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर रिस्क को जीरो कर दिया जाएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। जहां रिस्क की बात हो रही है तो वहां ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मुल्क की मईशत रिस्क पर लगी हुई है, जिसके बाद ताजरों की जानिब से कॉल दे दी गई है हड़ताल की। ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, जिसके ऊपर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर सर और नवीद चौधरी साहब। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया गया है हल्का बंदियों का, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जेस्चर दिया गया वो था लाइक व्हाट, इसको आप क्या समझेंगे? ये इंप्रेशन क्या है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आज की जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में थी उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अचानक जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल के जवाब में उन्होंने कंधे उचकाए। कमाल है ना, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी ऐसी तैसी उन्होंने फेरी पिछले कई महीनों से 14 मई को इलेक्शन करा देना, ये पूछा उनसे कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। अभी भी उनका सवाल जो है वो इसी तरह से, कदों इलेक्शन करा रहे हो तुसी? भाई खुदा के लिए, आप चीफ जस्टिस हैं, आपको इतना पता नहीं है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला कर दिया है कि जब तक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं, तो जिद है ना सुप्रीम कोर्ट को भी। मगर वो आगे से जो जवाब है वो एक मेरे ख्याल से बहुत वाज़ेह मैसेज है कि बस जनाब हूँ बहुत काफ़ी होगी, साडा काम है इलेक्शन कराना, कि तुसी हुण अपने मतलब रखो। वो मैं आपको एक मिसाल दे दूँ ना, वो एक पटवारी साहब थे, उनको मुजारा एक जो है वो दाने निकाल के छली के खिला रहा था। तो उसी दौरान उसने पटवारी ने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो उसने कहा जी दाने वापस करो, नवा पटवारी आसिम तो इलेक्शन कमीशन को चूँकि पता है कि अब ये थोड़ी देर के मेहमान हैं, लिहाजा वो अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं। इसका आप ये देखें, जो उन्होंने पाबंदियों की बात की है वो बहुत खौफनाक काम है। आप नेशनल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तजर्बा एक दफ़ा पहले हुआ था, आपको याद होगा, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे पाबंदी लगी थी तो हमारे शेरों ने इतने रास्ते निकाल लिए थे लॉगिन होने के, याद है पीजिए आपको? बिल्कुल से। तो सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश तो की जा सकती है, ख्वाहिश रखी जा सकती है, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये मैसेज भी बहुत अजीब जाएगा बाहर कि आप हर किस्म की राय के ऊपर कदगन लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बाज रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी करनी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो आप चाहें वो हो जाए तो ठीक है, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपको कोई ये ना कहे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ और जो कुछ फैसले उन्होंने किए हैं वो बेहतर हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे उनका तरक्कियाँ कोई नहीं होंगी, तबादले कोई नहीं होंगे, कोई तरक्याती स्कीम जो है वो अप्रूव नहीं होगी, किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये इलेक्शन कमीशन को हमेशा करनी चाहिए। तो मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि मुझे यूँ लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो रीएक्टिवेट हो गया है और वो अपनी पोजीशन को असर्ट करना शुरू हो गया है। ठीक है, आपकी बात तो बहुत अच्छी है बुखारी साहब, लेकिन ये जो कंधे उचका देने वाला जेस्चर था, इसकी जगह अगर थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करके कोई इशारा ही दे दिया जाता कि हम 4 माह बाद कर लेंगे, 6 माह बाद कर लेंगे, तो इसमें भी कोई मुजाहिका नहीं था। एटलीस्ट जो अभाम पाए जा रहे थे वो तो दूर हो जाते ना, रूम ऑफ डाउट ना बाकी रहता। पीजे सर, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज हम बात कर रहे हैं वो अभी तो चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है कि इन्होंने अपना होमवर्क कंडक्ट नहीं किया। इनका सिर्फ काम है इलेक्शन करवाना, दैट्स इट। आपको सेंसस पहले करने चाहिए थे, करवाने चाहिए थे, ताकि आप रेडी रहें। इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन आपका काम एज इलेक्शन कमीशन, आपने इस पर बिल्कुल मैं कहूँगा कि आपने एवर रेडी रहना चाहिए था। आप नहीं रहे। चलें, अब आप आ गए, जैसे बुखारी साहब ने कहा दांत आपने दिखा दिए, ठीक है, गुड, बट द क्वेश्चन है राइजेस
कि अब वो जो हल्का बंदी की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो याद है, आई थिंक चौधरी साहब इस पर ज़रा ज़्यादा जोर डालेंगे, मंजूर भट्टू का याद है मंडी बहाउद्दीन को उन्होंने जब सेपरेट कर दिया था खारिया और जेलम के साथ, याद है? जी। उन्होंने हल्के इधर उधर बना दिए थे। तो द क्वेश्चन इज़ कि ये चीज़ें सब पहले होनी चाहिए, लास्ट मिनट .com मत करें आप, क्योंकि हम जो तासुर देते हैं वो बड़ा गलत तासुर है इंटरनेशनली। और मैं आपको बता दूं, मैं तो अभी बाहर से आया हूँ और हमारा तासुर अच्छा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये छोड़ दें पीटीआई के सपोर्टर्स जो शोर करते हैं और इधर उधर के जो करते हैं, दैट डजंट मैटर। मैं उन क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं इनसे मिला हूँ और जहाँ के इन्होंने मुझे एक इम्प्रेशन अपना दिया है। वो मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी वो अच्छा नहीं है। अच्छा। हमें इस तरह के इंप्रेशंस नहीं देने इंटरनेशनली। अगर आप देंगे, आपको ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। हमें देखो ना, 23वीं बार हमने IMF के पास जा रहे हैं कि 24-25 बार भी जाएंगे, अगर आपका ये इंप्रेशन बाहर रहेगा। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद गंवा दी है, हम अपने आप को खुद गंदा करते हैं और हम ये नहीं करते कि आपस में बैठ के इंस्टेड के ये जो हमने हालात देखे हैं पीछे, ये कुड हैव बीन डन वेरी नाइसली बट दे डिड नॉट। सो विद द रिजल्ट ये ओवरऑल एक पिक्चर है, ये एक बॉल है। इस बॉल को आप रोल करोगे तो साइकिल की तरह ये आगे पीछे, वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हमें इस चीज पे बड़ा गौर से देखना है। अब आपने मीडिया की बात की है, मीडिया के अंदर लेट मी टेल यू, बुखारी साहब इज एब्सोल्युटली राइट, जो मैं भी कह रहा हूँ, एंड आई एम श्योर चौधरी साहब भी एग्री करेंगे कि मीडिया को आप गैग नहीं कर सकते, किसी दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। सर यही मेरा अगला सवाल होने वाला है। बस यही हो गया ना। अब द क्वेश्चन इज कि अगर हम गैग करेंगे तो आपने अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी देख लिया, आपने इंडियन पॉलिटिक्स को भी देख लिया और सब कॉन्टिनेंट में भी देख लिया, लेकिन मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मीडिया शुड नॉट जंप ओवर द बॉर्ड। सर आपने इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात की, आई बिलीव वो इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ मशरूत है, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ नवीद चौधरी साहब, आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि आपने कोई भी पोल कंडक्ट नहीं करवाना कि किस पार्टी का कितना वेटेज है, तो आपको नहीं लगता कि ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ? और एक और बात, बिल मंजूर हुआ है पेमरा का, खासा कॉम्प्रहेंसिव है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल तो जो है उसमें तमाम स्टेक होल्डरों की ख्वाहिश थी उसे मंजूर किया जाता, और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अलवी साहब ने उसे रोकने की जो एक कोशिश की वो बेमानी भी थी और सही ला असल थी, पता नहीं उन्होंने क्यों रोका। जब तमाम स्टेक होल्डर्स मालकान, APNS, CPNE, PBA और हम लोग यानी कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो सारे उस पर एग्री हैं, तो मामला क्या रह गया पीछे? पता नहीं क्यों रोका उन्होंने। वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अलवी साहब तो बहुत बहुत बुरी मिसालें माजी में कायम कर चुके हैं और जब तक हैं शायद मज़ीद करें। हमें असल में ये जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, इसको एक और एंगल से भी देखना चाहिए। बतौर साफ़ी तो मैं कभी पसंद नहीं करूँगा कि हम कोई पोल कंडक्ट करते हैं, अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजते हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में हमने ये किया भी है और बड़े कंप्रहेंसिव की है हमने, एक्यूरेट बल्कि कहना चाहिए, कंप्रहेंसिव थे ही। बुनियादी बात यह है कि पोस्ट 2016 पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मैनिपुलेशन की गई है पॉलिटिकल, जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों के ढांचों को नुकसान पहुँचाया गया, जिनमें सियासी इदारे भी मौजूद हैं, सियासी पार्टियाँ भी हैं, खुद मीडिया के इदारे मौजूद हैं, वो मीडिया के ज़रिए ही पहुँचाया गया। यानी कि मीडिया के इदारों ने मीडिया के इदारों पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जैसे वो बल्कि गद्दार करार दे दिया उनको, इससे बढ़कर हुआ। सबसे बड़ा मीडिया हाउस का मालिक जो है वो एक फ्रिवलेस केस में गिरफ्तार भी किया गया। फेक डिग्रीज नहीं, फ्रिवलेस केस में गिरफ्तार किया गया। वो ऐसी कोई रजिस्ट्री, सारा कागजात असली थे, उन्हें पकड़ लिया गया। और केस भी वो था जिसमें बेनिफिशियरी PTI का चीफ था। जी, ये भी आप अंदाजा लगाएं। तो मामला था, अब इस तरह से चलते रहे। तो अब क्या मामला है? अब ये है कि एक जो पाकिस्तान का तबका है वो जो कोशिश कर रहा है, जिसके हामी हर शोबे में कुछ ना कुछ बचे हुए हैं, बचे कुचे कह लें, वो ये कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन जब भी हों उनके नताइज को मुतनाज़ बना दिया जाए। अब मुतनाज़ बनाने के क्या तरीके हैं? मैं बाइकाट पे चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे जो है इवन प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं मिला, ठीक हो गया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसके नताइज को मैं चैलेंज कर देता हूँ बाद में। तीसरा उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं मीडिया के ज़रिए शोर गुगा बुलंद करता हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि मेरी जो मकबूलियत है, ये मेरा फलाना चैनल ये बता रहा है कि मैं 90% पे हूँ, 80% पे हूँ। हालांकि जो रिफ्लेक्शन होती है ना, ये एक बात आपने याद रखनी है जी। हम यहाँ न्यूट्रल होकर बैठे हैं, हमने आगे भी ऐसे ही काम करना है। हमारी रोज़ी रोटी न्यूट्रलिटी से वाबस्ता है, इससे नहीं हम किसी पार्टी का ऑर्गन नहीं हैं। कराची में जो इलेक्शन हुए
वहाँ पीटीआई बड़े जोरों शोरों पर थी। जब इलेक्शन हुआ तो नतीजा क्या आया? देखिए, वोटर बड़ा सियाना होता है, वो देख लेता है कि आने वाले हालात कैसे बनेंगे। बज़ाहिर आपको एक इंप्रेशन नज़र आता है, जब इलेक्शन होता है तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। कराची में पीटीआई ने कौमी की सीटें भी जीती, बहुत सारी सूबाई की सीटें भी जीती और बड़ी पावरफुल पोजीशन थी वो सिंध असेंबली के अंदर। लेकिन जब बलदियाती इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? सही, वोटरों को पता लग गया कि या तो जमात इस्लामी आएगी काम करेगी या फिर पीपल्स पार्टी जिसके पास सिंध हुकूमत है, तो वो जीत गए। तो इस हवाले से भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर मैं इस इक़दाम की मजम्मत करता हूँ, ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। नवीद चौधरी साहब, अभी तो इंतखाबात का मामला उतना ही गुमगुम की सिचुएशन का बना हुआ है जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म का मामला था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीज़ें वाज़े कर दे और बता दे कि 4 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है इस पर भी सवालिया निशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग क्या होगी, नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। इन तमाम मामलात पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सवाल पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे, इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तब आएंगे या हालात साजगार होंगे। इस हवाले से उनकी फैमिली ये कहती है कि बाय द मिडल ऑफ सितंबर वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब रिस्क ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब अपने वतन का रुख करेंगे, लेकिन होगा क्या, ये नवीद चौधरी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखें, सियासतदानों की अपनी हिकमत अमली होती है। एक आम वोटर जो है या आम शहरी है वो ये तवक्को रखता है कि उनका जो लीडर है वो जुर्रतमंदी के साथ हालात का सामना करेगा। लेकिन जुर्रतमंदी जो है उसमें भी फिर 2 किस्में हैं। वो जो वली खान मरहूम ने कहा था कि मसलहत और बुज़दिली में बहुत बारीक सा फ़र्क होता है, ये भी देखना पड़ता है। सही, अगर नवाज शरीफ साहब यहीं रहते और जिस तरह से वो बीमार थे, जब नैब की कस्टडी में लाए गए, प्लेटलेट्स तो उनके गिर रहे थे, ये हकीकत है। बाद में जो ठीक है मजाक बनाया गया, जो भी किया गया, तो शायद मुस्लिम लीग नून किसी बड़े साने से 2-4 होती और उसके मुल्क पर भी असरात होते। इस तरह से पहले चले जाएं, जब जनरल मुशर्रफ के दौर में वो सऊदी अरब गए हैं तो बहुत बुरा लगा लोगों को, वोटरों ने भी कहा कि ये क्या किया है। लेकिन ये भी तो देखें कि उस वक्त की फौजी हुकूमत उनको सजाए मौत दिलवाने के लिए अगली अदालत में चली गई थी। एंटी टेररिस्ट कोड ने तो उम्र कैद तक रखा ना मामला। उन्होंने कहा कि वो जाली केस था जो हाईजैकिंग का। अच्छा, वो बाहर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं कि हम इस वक्त आएंगे उस वक्त आएंगे, और मिक्स किस्म की सूरत हाल है। वोटर उनका कन्फ्यूज़ है, उनकी पूरी पार्टी कन्फ्यूज़ है। अब ख्वाजा आसिफ जैसा सीनियर सियासतदान जब टीवी पर बैठकर ये कहे कि हम रिस्क को ज़ीरो करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई खिदमत तो नहीं कर रहे। वो ये कह सकते हैं कि जी हालात अभी फेवरेबल नहीं है, इस हवाले से हम सोच रहे हैं, या उनकी सेहत का मामला है, या हमने पोलिटिकली भी डिसाइड नहीं किया, पार्टी के हद तक है। वो नॉमिनेट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अदलिया से ख़तरा है। भाई अगर अदलिया से ख़तरा मियां नवाज शरीफ साहब को है तो वो तो पूरी कौम को भी हुआ ना। फिर अगर जजेस ठीक काम नहीं कर रहे तो उसके असरात पूरे मुल्क पर हैं, तो लीडरों ने तो उसको फेस करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वाले से जो हिकमत अमली तैयार की गई है वो दुरुस्त नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी की सफ़ों के अंदर कोई ना कोई ऐसा इख्तलाफ राय मौजूद है जो यकसा तासुर कायम नहीं होने दे रहा। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है, मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्हें अगर बतौर मुझसे तजिया अगर पूछा जाए, उन्हें सितंबर में आ जाना चाहिए। सही, चाहे सुप्रीम कोर्ट की क़यादत तब्दील हो या ना हो, वो आ जाए। वैसे तो होने जा रही है, वो आएँ और आगे अपने मामलों को आगे बढ़ाएं। बहुत गैप आ गया। ठीक है। जहाँ तक मामला ये है कि पार्टी लीडरशिप को क्या एडवाइस करती है, तो ये बात भी चल रही है कि आप उस वक्त आएँ जब इलेक्शन की मुहिम स्टार्ट होने का टाइम हो और आप उसको लीड करें। वो उनकी सियासी अमली है। लेकिन बतौर तजिया कर मैं तो यही कहूँगा कि सितंबर में उनको आ जाना चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, आप एग्री कर रहे हैं नवीद चौधरी साहब की बात से? बहुत वाज़ेह करके बता दिया उन्होंने कि बंदियाल साहब के जाने से मशरूत है उनकी वापसी। जी, मैं लार्जली एग्री करता हूँ उनसे। थोड़ी सी वजाहत उसकी मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि गेम ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी डेंजरस गेम है इस एतबार से कि इसमें रिस्क ही रिस्क होता है। ये कहना कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा वो नहीं आएंगे, ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। मैं जानबूझ के इसको अहमकाना बात नहीं कह रहा हूँ टू शो रिस्पेक्ट टू ख्वाजा साहब, लेकिन रिस्क के बगैर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बिल्कुल, और ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। ये आपको किसने गारंटी दे दी है कि काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे तो वो बस आंखें बंद करके इनके हक़ में फ़ैसले करते रहेंगे? ये कहाँ लिखा है? तो रिस्क तो मौजूद है। ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड जज, उनको किसी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये हमारा मानना है। एक दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप है यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की और उनकी फैमिली तसलसल के साथ झूठ बोल रहे हैं। हमें जून में भी ये तासुर था कि वो वापस आने वाले हैं,
जुलाई में भी था, अगस्त में तो खैर है ही है। मैंने तो डेट दी थी बाकायदा जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मुझे फैमिली के लोगों ने बताया था। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके ख़िलाफ़ जो जाली केसेस बनाए गए थे वो इस चीफ जस्टिस की मौजूदगी तक तय नहीं हो सकते, ना उनसे उनकी जान छूट सकती है। सही, ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ इस एतबार से कि जानते बूझते कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सीधा जेल भेजेंगे, अगर वो थोड़ा अर्सा और इसको डिले करना चाहते हैं तो कोई ख़राबी नहीं है इसमें। लीडर मस्ट ऑलवेज विजुअलाइज कि फ़लाँ इवेंट के नतीजे में क्या होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात आप तय कर लें कि जो यहाँ पर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, और चाहे उसमें उनकी बेटी शामिल है, उनमें कैपेसिटी नहीं है इतनी इफेक्टिव मुहिम चलाने की कि वो इलेक्शन का नतीजा ऐसा निकालें कि हुकूमत जो है वो PMLN की बन जाए। उसके लिए नवाज शरीफ का ग्राउंड पर होना बहुत ज़रूरी है। हमने तजर्बा करके देख लिया, जो 20 इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन यहाँ पर, कहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको मुस्लिम लीग नवाज नज़र नहीं आई, जिसका नतीजा ये निकला कि उनके हाथों से कि नहीं बल्कि उनके मुंह से सीटें निकाल के वो ले गए। इस तरह का रिस्क मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं कर सकती, अब नहीं कर सकती। जैसा चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल आई एग्री कि लेटेस्ट उनको 1 सितंबर यानी मिडल ऑफ सितंबर वापस आ जाना चाहिए, वरना नुकसान भी उन्हीं का होगा। चौधरी साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखने वाले इसको मसलहत के तौर पर भी देख सकते हैं और जज करने वाले इसको बुज़दिली की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपको भी चौधरी साहब की गुफ्तगू में लॉजिक नज़र आने लगी। हमें तो खैर हमेशा से नज़र आती ही है। यस, ये बात इन्होंने बिल्कुल लॉजिकली ठीक की है। ठीक है, पीजे सर आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि फिर बात क्या है, मसलहत क्या है? इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार है या फिर वापसी बंदियाल साहब के साथ मशरूत है नवाज शरीफ साहब की वापसी? देखें, जब हम इस तरह की बात करते हैं हम जुडिशरी को फिर मिलाइन करते हैं। अब हमने काजी फायज़ ईसा को उसको मिलाइन करना शुरू कर दिया, हाँ जी वो आएंगे तो डिसीजन कुछ और होगा। नो, हमने जुडिशरी को टोटली इंडिपेंडेंट रखना है। और अगर हम रखेंगे, आज देखें ना, आज बंदियाल साहब की क्या क्या बातें हो रही हैं, तो कल आप काजी फायज़ ईसा की भी यही बात करेंगे, तो आपका मार्केट जो आपका ट्रस्ट है कोर्ट्स का वो तो 0-0 हो जाएगा। So let's not involve काजी फायज़ ईसा। सर ये वाइस वर्सा नहीं है, क्योंकि आज की समात आप भी तो देखें, सवाल क्या किया गया, हल्का बंदियों का स्टेटस क्या है, तो फिर तो ये वाइस वर्सा है ना, एवरी डिपार्टमेंट हैज टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ, तो व्हाट डज दैट मीन कि मेरी मर्जी के फैसले हो? नहीं, तो let the judges decide। ये कोर्ट्स किस लिए हैं? Why should I expect कि जजमेंट मेरे हक में हो, और भाई मेरे हक में हो वो दूसरी तरफ आ जाते हैं, रिलीफ मिल गया, नहीं होगा हाँ जी इसको पकड़ के टांग दें। तो यही तो आपने किया हुआ है सारा इस मुल्क के अंदर। नवाज शरीफ को किस तरह आपने किस में बैन किया? एक अकामे के ऊपर, मुझे बता दो, अकामे के ऊपर सारी उम्र आप उसको कहते हो करप्ट, उसको आपने अकामे पे बैन करके रख दिया। भाई करप्शन पे करते हैं ना, करप्शन पे क्यों नहीं तुमने किया? एक, लीव द फ्यूचर चीफ जस्टिस आउट ऑफ इट, we expect the best out of him and that's the end of the story। अब बात आती है कि मियां नवाज शरीफ की हेल्थ की क्या कंडीशंस हैं, you know what he wants, because PMLN, with the greatest of respect to Shehbaz Sharif, he is a nobody in comparison to मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ is पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उन्हीं का एक नाम है, उन्हीं का एक वोट है, और उन्हीं के ऊपर वो आगे जाएंगे। बुखारी साहब ने क्या बात कही है, नवाज शरीफ नहीं था, मुंह से छीन के वोट लेके चले गए वो। और भाई अगर उनका मेन बंदा चौधरी साहब नहीं है तो यही होगा ना आगे, बिल्कुल यही होगा आगे। सो इस लिहाज से आई थिंक जो एक मैं कहूँगा बीच में केयरफुल लाइनिंग कि यस रिस्क फैक्टर इज देयर, टेक दैट रिस्क एंड कम, क्योंकि अगर वो बाद में आ जाते हैं फिर हम तो यहाँ कहानियाँ गढ़ने वाले पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। देखो जी वो इसलिए हैं क्योंकि काजी ईसा आगे चीफ जस्टिस। तो इस चीज़ को नेगेट करने के लिए हमने ये ज़रूर कहेंगे कि आए रिस्क एक लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द केस इज़ नादर हेयर और देयर। लेकिन जो मैंने बुखारी साहब तो नहीं थे, ये चौधरी साहब थे और इफ्तिखार थे, मैंने उस वक़्त कहा था कि पार्टिंग शॉट खेलेंगे, और पार्टिंग शॉट हो गई है। ठीक है, पार्टिंग शॉट हो गई है। क्यों? क्योंकि अब नवाज शरीफ का वो राइट ऑफ अपील ही ख़त्म कर दिया। दैट वाज द पार्टिंग शॉट। बुखारी साहब ऐड करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। जब मैंने कहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब से ये तवक्को ना रखें आप कि वो आपकी मर्जी के फैसले करेंगे, तो उसका मतलब भी यही था कि कीप हिम आउट ऑफ द, बट जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है, it is compromised judiciary, it is one-sided judiciary, it took wrong decisions, it took decisions which will go deep into the history as black decisions,
तो ये मेरी गुफ्तगू का मतलब ये था कि जिस तरीके से इस जुडिशरी ने अपने आप को लाइन किया, एक पार्टी के फैसिलिटेटर्स बने, उस तरह के काजी फाइज ईसा साहब नहीं, यही तो मैंने कहा था। ठीक है बुखारी साहब, आप यही कह रहे हैं जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाइसनेस उसमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के फैमिली सोर्सेज हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे बाय द मिड ऑफ सितंबर। तो बात तो ये भी है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ वाबस्ता है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ साजगार नहीं हैं। जो ताजर है उनकी जानिब से थ्रेट किया गया है कि हड़ताल कर दी जाएगी। सूरत हाल क्या होती है अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत के आते ही अनफॉर्चुनेटली महंगाई ने भी धावा बोल दिया है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की समरी जो है वो भिजवा दी गई है। डॉलर को अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे तक ट्रिपल सेंचुरी तो क्रॉस नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है और ताजरों की जानिब से भी कहा गया है कि हड़ताल की जाएगी अगर प्राइसेस जो हैं वो लो ना की गई। और ये भी कहा जा रहा है रोज़गार बचाओ तहरीक का आगाज़ होगा। मैं चाहूँगी कि पीजे सर आप ये बताएं कि हालात तो बेहतर होने चाहिए थे, साजगार होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखें, आप इंटरिम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, वो 2 दिन तो हुए इसको आए हुए, तो पेट्रोल बढ़ गया। ये एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ होती है और ये हर गवर्नमेंट की भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आज की गवर्नमेंट होती है वो कहती है नहीं जी हमने, आप उनको ब्लेम डाल दें। ये एक कंटिन्यूटी पॉलिसी होती है जो चलती आ रही है, पुरानों से चलती आ रही है, और इवेंचुअली ये इसलिए फेलियर हो जाती है बिकॉज हम कंटिन्यूटी पॉलिसी पे बिलीव ही नहीं करते, हम तनकीद पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप कोई भी आता है आप उसको छोड़ते तो है नहीं, हर एक को आप बेइज्जत करके बाहर फेंक देते हैं, अच्छी बात आप करते कोई नहीं है। तो ये बेसिकली पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, मैंने पहले भी कहा है, पहले आप 70% पे थे डेट सर्विसिंग पे, अब 100% है। तो गवर्नमेंट ने कहीं से तो कहीं पैसे निकाले हैं ना, उन्होंने कहीं से ना शहबाज शरीफ ने देने, ना इसने इमरान ने दिए, ना किसी और ने देने आगे आके पैसे। ये पैसे जो हैं आपने और मैंने टैक्स के थ्रू दिए। अब बात आती है ये ताजरों की, और भाई आप FBR के लिस्ट पे हो, आप टैक्स दे रहे हो, आप चले जाएं बाज़ारों के अंदर, मार्केट के अंदर, आप कैश लेते हो और कैश से आप ट्रांजिट कर रहे हो, FBR के साथ आप रिलेटेड नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी ये महंगाई मेरे भाई आपने कम करनी है। आप जब तक मार्केट को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या आवाम तो रोती रहेगी, और अब आप भी रोना शुरू हो गए हो। हाँ जी ताजरों को ये बड़ी महंगाई होगी, पूरी दुनिया कह रही है महंगाई हो रही है। महंगाई ख़त्म हो सकती है अगर हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, हर एक पे टैक्स लगाएं। पूरी दुनिया में होता है, हर एक पे टैक्स लगता है। हम कोई ज़रूरी है गरीबस्तान, गरीब अली खान हमने कर दिया हुआ है इस मुल्क के अंदर, और उसको हम ये नहीं कि गरीब को खुद उठाने की कोशिश करें, उसको स्किल्ड लेबर बनाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, हम उसको क्रिपल करते रहते हैं और फिर बाद में अपने जी गरीब के साथ कुछ नहीं हुआ। और भाई गरीब के साथ होता रहेगा पूरी दुनिया के अंदर, और यह आज की बात नहीं है, हज़ारों सालों की बात है। लेकिन हमने अपने सिर्फ निज़ाम को ठीक करना है, अपने सिस्टम्स को ठीक करना है। एंड वंस यू गेट योर सिस्टम्स राइट, टैक्स बेस जो मैं बार बार कहता हूं और लोगों को कईयों को पसंद नहीं आएगा, आपने एक तबके को जो अच्छा तबका है, जो बड़ा एफ्लुएंट है और मिडिल क्लास, आपने उसको हेवी टैक्सिंग कर दी है, विद द रिजल्ट वो क्रिपल हो गया है, और जो गरीब है आप उसको सर्विसिंग कर रहे हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट इकोनॉमी when your people, largely people are untaxed? तो आपने टैक्स लगाना है, भले आप 2 रुपए लगा दो, भले 1 रुपया लगा दो, लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्रास्टिक एक्शंस मत लें, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे, आपका जो डोमेस्टिक है इकोनॉमिक फेलियर, इट विल कंटिन्यू। ठीक है नवी चौधरी साहब, आप ये बताएं, चलें पेट्रोल की मैं बात नहीं करती, इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेटेड है, तो काकर साहब को वेलकम किया गया है 300 तोपों की सलामी के साथ डॉलर की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लोग तो कहेंगे जो क्रिटिक्स हैं कि जी सलामी मिली है, आज ज़ाहिर पेट्रोल के नक़ भी बढ़ जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं बिल्कुल सामने हैं, छुपे हुए नहीं हैं। मतलब अफसोस इस बात का कि छुपे हुए नहीं हैं। अच्छा, ये तासुर भी बिल्कुल सिरे से गलत है कि हमने कोई 2-4 साल के अंदर जर्मनी या जापान बन जाना है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पहले से। अब जो चीज़ें सामने हैं उसे कंट्रोल किसने करना है? मैं सिर्फ 3-4 वो पॉइंट जो बिल्कुल ओपन है, जिसमें कोई फिगर्स के साथ
2670 अरब रुपए के केसेस अदालतों में हैं, 2670 अरब रुपए के टैक्सों के FBR के अदालतों में। अब आप मुझे बताएं ये कितनी अमाउंट है? आप $1 अरब लेने के लिए मरे जा रहे हैं और हमारा नाक और गोटे गिड्डे सब रगड़ेंगे। सही है, सुपर टैक्स का मामला है। सही है, सुपर टैक्स का मामला है। ये अदालतों में केसेस हैं, जो आम केसेस हैं, जो उसका फैसला होना है, पेंडिंग किए हुए हैं उसमें। मैंने पहली बार किया था कि आप उन्हें कहें कि अगर आपने दरखास्त देनी है कुछ % जमा करें, उसके बाद दरखास्त लें, इसका फैसला कर लेते हैं, फिर टाइम लिमिट होनी चाहिए। दूसरा मामला देखें, शबर जैदी का पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें एक बात उन्होंने की, सिर्फ एक बात का हवाला दूंगा, वैसे बहुत कुछ बताया उन्होंने। ये हमारे बॉर्डर एरिया पर जो फर्नेस मिले हैं, वहाँ पर एक तो खाम माल स्मगल आ रहा है और टोटल बिजली चोरी हो रही है। अब फर्नेस जितनी बिजली खाती है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ। ये मामला भी देख लें आप। और एनवायरनमेंट अब लाइन लॉसेस का जो मामला है उसमें कितना नुकसारा जा रहा है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कोई माने या ना माने, मतलब मेरे पास इसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है। आज के दिन तक, आज हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, मंगल के दिन भी चीनी और आटा, गंदम यानी कि वो स्मगल हो रही है, यहीं से हो रही है ना आपके सामने। अब आपने IMF की जो सारी शरायत है वो माननी है। उन्होंने कहा जी कि डॉलर को आपने रखना है मार्केट के साथ, ये नहीं होगा कि आप मसनूई तौर पर कंट्रोल करें, वैसे भी खतरनाक है मईशत के लिए, लेकिन मार्केट के साथ रखने के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि बाकी के सारे जो फीचर्स हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। सर कहाँ तक जा सकता है डॉलर? देखिए, मैं तो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकता कि ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग तो बातें कर रहे हैं, वो तो एक अमाउंट दे रहे हैं कि यहाँ तक चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि 300 से भी नीचे आए और रुक जाए यहाँ आके ना। लेकिन बुनियादी बात वही है कि ये सारे स्टेप किसने लेने किसने हैं। वज़ीर ख़जाना साहब आने वाले हैं, निगरान, आज आ जाएं या कल आ जाएं, तो देखते हैं क्या करते हैं। नबी साहब, आपने तो अवामी फेवर की बात की है, लेकिन देखते हैं ये हकीकत से कितनी बरक्स है। लेकिन अब ताजिरों का भी एक शिकवा है। बुखारी साहब, आप क्या कहते हैं? ताजिर कह रहे हैं कि बिजली के बिल हमसे भी नहीं दिए जा रहे, चीखें निकल आई हैं उनकी और एहतजाज की कॉल दे दी है। जी, बहुत मेरे ख्याल से अलार्मिंग सूरत हाल है ये। जब ताजिर जो हैं वो तहरीकें चलाने की धमकियाँ दें तो फिर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब होती है। महंगाई के एतबार से मेरे ख्याल से हम एक जो गलतुल अवाम कह लें, ये जो भी है कि जो सिटिंग हुकूमत होती है, इनकम्बेंट हुकूमत होती है, उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है और ये गौर करने की भी कोशिश नहीं की जाती कि ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुई थी। ज़रा थोड़ा सा वापस ले जाऊँगा मैं 2018 में आपको, अगर उस वक्त की आपको पेट्रोल की कीमत पर लीटर याद हो, इट वॉज $74, 105 रुपये का था। ये इनहेरिट किया था उन्होंने, छोड़ा क्या है ये किसी को याद नहीं है, ना कोई याद करने के लिए तैयार है। तो महंगाई का तूफ़ान उस वक्त भी आया था। और दो ट्रेंड्स हैं महंगाई की, एक आलमी सतह पर कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, डॉलर महंगा हो जाए, एक मकामी सतह पर। ज़रा मकामी सतह की 2-3 मिसालें आपको देना चाहता हूँ। आपको याद है कि आटा और चीनी का बहरान किसके दौर में हुआ था? जब सारा आटा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया गया था और 2 गुना कीमत के ऊपर फिर गंदम और चीनी खरीदी गई थी। ये किसी को याद है? अब कौन था जिम्मेदार इसका? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो उंगलियां उठाते हैं दूसरों के ऊपर। अद्वियात का मेरे होते क्राइसिस हुआ था, ये किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ उस 4 साल में? सर उनके अपने सारे दोस्त मुलव्विस थे। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि यकीनी तौर पे महंगाई को कोई एंडोर्स नहीं कर सकता, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। गरीब आदमी की ऐसी तैसी हो गई है, उसकी चीखें नहीं अब सौब से निकल रही हैं, हिजकियों पे आ गया वो। और इसको कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट करे, चाहे आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट करे, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2 चीज़ें और मुझे अर्ज़ करनी है। वो ये कि हमें क्रिटिसिज्म करते हुए बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। हमें वी शुड नॉट जस्ट गेट कैरिड अवे कि चूँकि ये फ़लाँ कह रहा है इसलिए यही ठीक है, बाकी कोई रियलिटी नहीं है। ये मेरे ख्याल से कि रविश हमें तर्क करनी पड़ेगी। और दूसरी बात वो ये कि बहुत बड़ा ताल्लुक़ इसका कंज्यूमर्स से भी है। देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ जब चीज़ को होल्ड कर लेते हैं और आप डेस्परेट होकर उसको 2 गुना कीमत पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, दुनिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो रेजिस्ट करते हैं इसको और डिक्टेट करते हैं बिल्कुल। राइट। सो एक ये भी जिम्मेदारी जो है आयद होती है लोगों के ऊपर, जो ज़रा सा क्राइसिस आया नहीं तो डबल चीज़ें खरीद लेंगे और महंगी तरीन खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। वी होप दैट दिस इंटरिम गवर्नमेंट और द इलेक्टेड गवर्नमेंट दे मस्ट लुक आफ्टर दिस के जी गरीब आदमी जो है
उसकी ज़िंदगी आसान हो, वरना किसी ने किसी हुकूमत को नहीं माना। सर, आपने बड़ी अच्छी निशानदही की है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था। पाकिस्तान साफ के बाद ये जिम्मेदारी आ गई थी इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर, और इत्तेहादी हुकूमत ने यही जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर दी केयर सेटअप के कंधों पर, और वो भी अभी देखते हैं कि इसका बोझ किस तरह उठा पाएगी। लेकिन जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ मशरूत है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट ही बना सकेगी जब उसका इंतखाब हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी कितनी जल्दी निभा सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।